Morning student. So equivalent weight and its application. Equivalent weight for oxidizing agent complete हो गया. Reducing agent final और disproportionation reaction है जिसमें ऑटो रिडॉक्स सेल्फ रिडॉक्स वो भी कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट वेट फॉर एसिड, बेस, सॉल्ट, एटम एंड आयन एंड उसका एप्लीकेशन भी. सो ए बी सी पॉइंट कंप्लीट हो गया था. डी पॉइंट इक्विवेलेंट वेट फॉर एसिड. वेट फॉर एसिड. सो फॉर्मूला सारे में एक ही कॉमन फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एक्स फैक्टर. एक्स फैक्टर हर एक के लिए वेरी करता है. सो यहाँ पे हम लोग प्लान करेंगे एक एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट. अगर एसिड है तो हम लोग नीचे में लिखेंगे बेसिसिटी. बेसिसिटी मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी. एसिड के लिए हम लोग लिखते हैं बेसिसिटी. बेसिसिटी का मतलब नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन. सो इक्विवेलेंट वेट, सो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन. हाइड्रोजन ये एसिडिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. सो इक्विवेलेंट वेट जो है ये मॉलिक्यूलर वेट बाय एक्स फैक्टर. शॉर्ट में ई से भी लिख सकते हैं. इक्विवेलेंट वेट हम लोग ई से भी लिखते हैं. हो गया. चलिए प्लान करते हैं. एसिडिक हाइड्रोजन, मैं इसका मीनिंग समझा देता हूं कि एसिडिक हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन आप जानते हैं. हाइड्रोजन अटैच, हाइड्रोजन एटम अटैच with an electronegative atom. So hydrogen atom attached with an electronegative atom like fluorine, like oxygen, chlorine, ये सब नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जितना हाइड्रोजन अटैच है वो एसिडिक हाइड्रोजन हो गया. स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस. नंबर 1 HCl. स्टार्ट करिए HCl से. सो स्टार्ट करते हैं HCl से. नंबर 1 आप जानते हैं इसमें HCl में एसिडिक हाइड्रोजन 1 है. तो इसका एक्स फैक्टर जो है 1. यही हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ये एसिडिक हाइड्रोजन हो गया. तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो हो गया HCl का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl. तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट हुआ m0 डिवाइड बाय 1 हो गया. HNO3. सो बॉन्डिंग पता रहना चाहिए. बॉन्डिंग फिगर स्ट्रक्चर जो कि आप सारा बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं. सारे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बॉन्डिंग आपको मैं समझा चुका हूँ. सेकंड HNO3 नेम से भी पढ़ सकते हैं. नेम आप जानते हैं, नाइट्रिक एसिड. बॉन्डिंग आप जानते हैं. यह है इसका बॉन्डिंग. एसिडिक हाइड्रोजन
1. X factor 1. Equivalent weight, molecular weight by 1. हो गया. H2SO4 बनेगा. H2SO4 के लिए नेम भी लिख दीजिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड. सो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. फिगर बनेगी इसका बॉन्डिंग HO सल्फर डबल बॉन्ड O और OH. देखिए एसिडिक हाइड्रोजन 2 लेफ्ट साइड और राइट साइड. सो एसिडिक हाइड्रोजन 2 हुआ. एक्स फैक्टर 2 हो गया और इसका इक्विवेलेंट वेट जो हो गया वो मॉलिक्यूलर वेट बाई 2. आप जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 98 और डिवाइड बाई 2 49 हो गया. नेक्स्ट H3PO2 एक्स फैक्टर 3 गलत. एक्स फैक्टर 1 पढ़े हुए आप. ऐसे एग्जाम्पल ये वाला कई जगह 5 बार 6 बार पहले पढ़ चुके हैं आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे +1 है. हाइपोफॉस्फोरस एसिड, आप नाम जानते हैं इसके बारे में. हाइपोफॉस्फोरस एसिड. सो फिगर आप जानते हैं कि फिगर इसका हम लोग ऐसे पढ़े हुए हैं. देखिए ये है H3PO2 इसका एक्स फैक्टर 1. सो एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो 1, एक्स फैक्टर 1. सो इक्विवेलेंट वेट जो हो गया मॉलिक्यूलर वेट बाई 1. तो यहां से आप देखेंगे ना तो यहां से लगेगा कि 3 है एसिडिक हाइड्रोजन. नहीं, वहां से नहीं देखना. आपको बताया हुआ था मैंने कि हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन, ये साइंस का एसिडिक हाइड्रोजन है. और इसमें एसिडिक हाइड्रोजन सिर्फ 1 है, ओनली 1. कई बार पढ़े हुए हम लोग, एक बार नहीं 5 बार से ज्यादा ही पढ़े हुए हैं. ये H3PO2, H3PO3, H3PO4 लिखिए. नेक्स्ट H3PO3. अब इसके बारे में आप लिखेंगे H3PO3 सब कुछ जैसे नेम, ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्राइंग एंड एक्स फैक्टर लिखिए. देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं यहां पे. ये है ऑक्सीडेशन स्टेट +3. ये है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये है फॉस्फोरस एसिड. ये है फॉस्फोरस एसिड ऐसे. हम लोग पढ़ चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़े हुए हैं, फॉस्फोरस फैमिली में भी पढ़े हुए हैं, कई जगह हम लोग डिस्कस किए हुए हैं इसमें. सो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो 2 है. वो हाइड्रोजन जो अटैच है ऑक्सीजन से, ऐसा हाइड्रोजन 2 ही है इसमें. यही साइंस का एक्स फैक्टर हो गया. इक्विवेलेंट वेट, सो मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 हो गया. नेक्स्ट 6. सो H3PO4 ये है ऑक्सीडेशन स्टेट +5. तो इसका नाम हो गया फॉस्फोरिक एसिड.
या इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, ऑर्थो। तो फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, एक्स फैक्टर इसमें 3 होता है। तो ड्राइंग भी आप कर सकते हैं, ड्राइंग आप बनाएंगे तो ये हुआ फॉस्फोरस, ओ एच, ये। सो एसिडिक हाइड्रोजन 3, एक्स फैक्टर 3, इक्विवेलेंट वेट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट बाई 3, ऐसा। और प्लान करते हैं H3BO3, याद है आपको फेमस एग्जाम्पल एसिड में H3BO3, H3BO3 द फेमस एग्जाम्पल, कई बार इसके बारे में पढ़े हुए। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। सो H3BO3, या आप ऐसे भी कई जगह ऐसे भी प्रेजेंट किया जाता है BOH का होल थ्राइस, और फेमस बोरिक एसिड। और इसके बारे में मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ और ये एग्जाम में आ भी चुका है। देख के बताइए, मैंने ड्राइंग भी कर दिया, इससे कई क्वेश्चन आ चुका है, IIT एडवांस में भी पूछा हुआ है। इसका हाइब्रिडेशन sp2, ऑक्सीजन है इसका हाइब्रिडेशन sp3, शेप जो है इसका 120 डिग्री है, बॉन्ड एंगल सब कुछ पूछा हुआ है आपका। देख के फिगर देखिए, और फिगर देख के आप बताइए, आप भी कई बार पढ़े हुए हैं कि इसके बारे में। फिगर देखिए और बताइए कि एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, कई लोग बोलते हैं कि 3, ये गलत है। यहाँ देख के लगता है कि 1 2 3, बट मैं आपको समझा चुका हूँ केमिकल बॉन्डिंग में, अदर कई और टॉपिक में मैं आपको खूब अच्छे से डिटेल में समझा चुका हूँ कि ये इसका एसिडिक हाइड्रोजन 3 नहीं 1 होता है, एक्सेप्शन है। और मैं रीजन समझा चुका हूँ आपको कि ये वीक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है, एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो है 1, ये वीक और काफी वीक होता है, और मोनो बेसिक एसिड होता है। सो एक्स फैक्टर जो है इसका 1 हुआ, और इसका क्वेश्चन भी आएगा तो इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाय 1 हो गया। कुछ ऑर्गेनिक भी ले लेंगे, ऑक्जेलिक एसिड बना लीजिए, ऑक्जेलिक एसिड। या यह ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड ऐसा। एसिडिक हाइड्रोजन 2 है, आप बॉन्डिंग भी करेंगे तो ऐसे बना लीजिए बॉन्डिंग। इसमें एसिडिक हाइड्रोजन 2, एक्स फैक्टर 2, इक्विवेलेंट वेट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2 हो गया। यह है एसिडिक हाइड्रोजन, और एक एसिडिक हाइड्रोजन ये। और अगर क्रिस्टलाइन, कई बार लिखा रहता है क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड, तो मैंने आपको समझाया है कि ऑक्जेलिक एसिड में 2 वाटर अगर कर देंगे तो वो क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट उसका भी सेम ही रहता है, बस मॉलिक्यूलर वेट में 2 वाटर भी ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर लिखा रहेगा क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड, तो इसका फॉर्मूला होता है ऐसे, COH और COH इंटू 2 वाटर, ये है क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड। सो पूरे का मॉलिक्यूलर वेट लेना है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट लेना है, तो मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, ये पूरा सिस्टम का मॉलिक्यूलर वेट पूरे का लेना है, पूरे का मॉलिक्यूलर वेट आप बाय 2। नेक्स्ट,
कुछ रिएक्शन से भी समझिए, ठीक है। एसिड, एसिड का इक्विवेलेंट वेट कुछ रिएक्शन से भी आपको समझना है। जैसे जैसे समझिए, मान लीजिए आपको ऐसे लिखा हुआ है H2SO4 और प्लस बगल में यहाँ लिखा हुआ है 2 मोल्स ऑफ NaOH ऐसे, और ये रिएक्शन लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें रिएक्शन लिखा हुआ है और ऐसे दिया हुआ है। और ये रिएक्शन कंप्लीट किया हुआ है, कभी कंप्लीट भी रहता है, कभी इनकम्प्लीट भी रहता है, तो उसमें सीखना है आपको। तो ऐसे लिखा हुआ है Na2SO4 एंड 2 ऑफ वाटर ऐसे। अब ये रिएक्शन लिखा हुआ है, रिएक्शन में ये आप जानते हैं कि ये एसिड है, ये एसिड हो गया और वो उस साइड बेस हो गया, ये रिएक्शन है आपका। और इसमें आप जानते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन 2 है और दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों एसिडिक हाइड्रोजन, जैसे 2 हाइड्रोजन है और ये दोनों रिएक्शन कर रहा है 2 मोल्स बेस से, और यहाँ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, 100% न्यूट्रलाइज किया, तो एक्स फैक्टर जो हो जाएगा यहाँ पे 2 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, लोग H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कर रहे हैं, तो ये है मॉलिकुलर वेट और डिवाइड बाय 2, ये हो गया 98/2। बट अगर यही क्वेश्चन में अगर ऐसे लिखा रहे, मान लीजिए आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं और ऐसे लिखा हुआ है 11 में कि यहाँ पे H2SO4 और यहाँ रिएक्शन करना है हम लोग को NaOH, और ये जो प्रोडक्ट बन गया वो हो गया NaHSO4 और प्लस वाटर। सोचिए कि ऐसा रिएक्शन लिखा हुआ, इस टाइप का रिएक्शन हुआ, तो देखिए एसिडिक हाइड्रोजन 2 है, बट इसमें से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है सिर्फ एक। यहाँ दोनों कंप्लीट रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, दोनों हाइड्रोजन हट करके सोडियम से रिप्लेस हो गया, बट यहाँ इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है सिर्फ 1 हाइड्रोजन, सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, एक बच गया, यहाँ पे, यहाँ बचा हुआ रिएक्शन में, तो ओनली 1 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे ओनली 1 हाइड्रोजन ऑफ H2SO4 यूज इन रिएक्शन। रिएक्शन में सिर्फ एक हाइड्रोजन यूज हो रहा है, तो इसका मतलब एक्स फैक्टर 1, ये एक्स फैक्टर 1। तो रिएक्शन से भी देखना है, अगर ये रिएक्शन में दोनों हाइड्रोजन यूज हुआ, एसिड है, ये भी एसिड है, वो भी एसिड है, बट एक ही हाइड्रोजन यूज कर रहा है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ वही H2SO4 का इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट मॉलिकुलर वेट और बाई 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए, फिर से समझिए, क्योंकि ये एसिड है तो रिएक्शन से भी समझना है आपको। 12, मैंने यहाँ H3PO4 दे दिया और यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ द KOH कर दिया, और यहाँ मैंने प्रोडक्ट बना दिया, और वो प्रोडक्ट है K3PO4 और 3 वाटर। आप जानते हैं H3PO4 के बारे में, जानते हैं H3PO4 का बॉन्डिंग फिगर कई बार आप पहले भी पढ़े हुए हैं। तो यहाँ है एसिडिक हाइड्रोजन 3, ये है एसिड, ये ऑफकोर्स एसिड है, देखेंगे, और इसके तीनों हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, 3 मोल्स ऑफ द बेस भी है यहाँ पे, और इसमें जो एसिडिक हाइड्रोजन वो है 3, एक्स फैक्टर 3, यहाँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4, यह है मॉलिकुलर वेट बाय 3, यह है इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4। ठीक, अब इसमें आ जाइए 12, 13, यह है 13। मान लीजिए यहाँ पे है H3PO4 और यहाँ मैंने रिएक्शन कर दिया ऐसे, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, और यहाँ जो प्रोडक्ट बन गया वो प्रोडक्ट है Ca और HPO4,
और +2 वाटर। सो अब समझिए, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कितना 3, 1 2 3, बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कितना किया, ओनली 2, एक बचा है, एक बच गया। यहाँ H3PO4 में 2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा है, एक बच गया। तो ओनली 2 हाइड्रोजन ऑफ H3PO4 यूज इन रिएक्शन में सिर्फ 2 हाइड्रोजन यूज हो रहा है। इसका मतलब इसका X फैक्टर 2 हो गया, और इस तरह H3PO4 मोलिकुलर वेट और डिवाइड बाई 2, यहाँ पे m0/3 और यहाँ मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई 2। तो एसिड है, वही एसिड है, यहाँ पे m0/3, यहाँ पे m0/2। तो डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर भी। जैसे और मैं सिखाता हूं आपको, कभी कभी रिएक्शन कंप्लीट भी नहीं रहता, इनकम्प्लीट रहता है। जैसे बस ऐसे दे देगा, मान लीजिए ऐसे ले लिया, और एक और रिएक्शन मैं नीचे भी कर देता हूं, मैं हटा रहा हूं इसको। फिफ्टीन रिएक्शन भी इनकम्प्लीट है, रिएक्शन इनकम्प्लीट है, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं, ये पहले इसके बारे में सीखते हैं कि ये KH, ये जो KH और C2O4 है, ये क्या है। तो ये इसका बॉन्डिंग अभी ऑक्जेलिक एसिड पढ़े थे उस टाइप का है, ये O और ये H है, और वही ऑक्जेलिक एसिड ही है, वही है उसका पोटेशियम सॉल्ट। चेक करेंगे KH और C2O4, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अब रिएक्शन इनकम्प्लीट है। आपको क्या समझना है कि इस रिएक्शन को देख करके कि अच्छा ये है +7 मैग्नीज KMnO4 +7, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इसको देख करके लग रहा है कि इन एसिडिक मीडियम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको देख करके हम लोग ऐसे सोचेंगे कि अच्छा अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये श्योर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3, ये है +3 यहाँ पे, और रिड्यूसिंग एजेंट अब जानते हैं ये अपने से कंप्लीट करना रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि ये एसिडिक मीडियम में ये जाएगा Mn और +2, ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाएगा, और ये अपना कार्बन ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा, बढ़ाकर कार्बन 3 से बढ़ाएगा तो 4 करेगा। तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये खुद सोचना है आपको, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो इसके लिए एक कार्बन के लिए हो गया चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है 1 कार्बन के लिए, कि 1 कार्बन का 3 to 4 जा रहा है 1 कार्बन का। बट इसके अंदर हमें, क्योंकि हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ द KHC2O4, तो ये है मोलिकुलर वेट और डिवाइड बाय X फैक्टर, और X फैक्टर इसके लिए यहाँ ये रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। इसको देख करके मैंने प्लानिंग किया कि ये रिड्यूसिंग एजेंट बना, और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए इसके लिए X फैक्टर देखेंगे, X फैक्टर इसके लिए तो मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, तो m0/2। तो ये जो ऑक्जेलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट है, यहाँ इसका इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। और अब देखेंगे नेक्स्ट अगले रिएक्शन में वही कंपाउंड है, यहाँ रिएक्शन कंप्लीट नहीं है और करने की जरूरत भी नहीं है। ये देखिए ये क्या है, तो ये है बेस है। तो इस रिएक्शन को देख के समझना है कि अगर ये बेस है तो श्योर ये एक्ट एज एसिड, ये एक्ट एज एसिड। अगर वो बेस है तो ये एसिड का काम करेगा। और इसमें एसिडिक हाइड्रोजन देख लीजिए, यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन 1 है,
सिर्फ एक एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, सिर्फ एक है, ठीक है। तो एक्ट एज एसिड, तो इसका एसिडिक हाइड्रोजन ओनली वन है, इसका मतलब इसका एक्स फैक्टर 1 हुआ। तो यही KHCO3 का इक्विवेलेंट वेट ऑफ इस रिएक्शन में KHC2O4 का ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट बाई 1। तो आपको समझना है एक ही कंपाउंड का रिएक्शन के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट वेट वेरी कर गया। इससे पहले मैंने H2SO4 दिखाया, H3PO4 दिखाया, ये देखिए ये कंपाउंड। और क्वेश्चन भी है, आपको समझना है ये यहाँ पे कैसे m0/2 हो गया, यहाँ m0/1 कैसे हो गया। तो यहाँ ये रिड्यूसिंग एजेंट है जिसके लिए आप पढ़े हुए हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। और यहाँ अगर ये बेस है तो ये एक्ट एज एसिड होगी, हो गया। नेक्स्ट 15। क्वेश्चन भी है, इस पे क्वेश्चन आएगा, मैं डिस्कस करूंगा सारे क्वेश्चन। 15, 16। रुक जाइए, रुक चेंज कर दें। नेक्स्ट फिर से फिर से फिर से ये है इथेनॉल, इथेनॉल है और 3 डिफरेंट स्टेप्स हैं। एक में इथेनॉल को रिएक्शन करना है NaOH से, दूसरे में इथेनॉल को रिएक्शन करना है पाइरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, आप जानते हैं रिएक्शन, सब पता है आपको। तीसरे में इथेनॉल का रिएक्शन करना है K2CR2O7 एंड H2SO4 से। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में NaOH जानते हैं कि एक्ट एज बेस, ये बेस का काम करता है, ठीक है। तो उसके बदले में अगर बेस से रिएक्शन करना है तो बेस से जब रिएक्शन करने की बारी हो गई तो ये एक्ट एज एसिड, और इसमें साफ दिख रहा है एसिडिक हाइड्रोजन ओनली 1। यही है एक एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो ओनली 1 है, ओनली 1, एक्स फैक्टर ओनली 1। तो इस केस में, फर्स्ट वाले केस में, अगर जो ब्लैक कलर है इक्विवेलेंट वेट ऑफ इथेनॉल, अगर हमें लिखना हो इथेनॉल का इक्विवेलेंट वेट तो ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड बाय 1, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इथेनॉल। ये ठीक है। अगला स्टेप PCC, पाइरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, दिस इज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फेमस रिएक्शन। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में ले जाएगा, और आप जानते हैं जैसे ही एल्डिहाइड में ले जाएगा CH3 और C डबल बॉन्ड OH पढ़े हुए। ओके, अब ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट, ये CH3 कोई चेंजेस नहीं होता। अब इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, इस कार्बन का, तो आप देख लेंगे ये कार्बन है और ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। यहाँ तो कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन लेके आएगा, ये -1, ये भी लेके आ गया -1, बट ये यहाँ लेके भाग गया तो ये +1। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इस कार्बन का। और ये चेंज नहीं मत करिए,
इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो CH3 है ही। और अगर आप इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये -2, ये +2 हो गया, ये अब +2 हो गया, और ये आ गया यहाँ पे -1, ये आ रहा है +1। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्डिहाइडिक कार्बन, कार्बन कार्बन में तो कोई चेंज नहीं हुआ, और कार्बन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन -2, ये +2 हो गया, और ये ले आएगा -1 और +1। आपको बताया हुआ है भाई, ये सब चीजें आपको समझाया हुआ है। ऐसे दोनों ये ले जाएगा, यहाँ तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो ये इसके बॉडी पे +2, और ये एक ले आएगा -1, ओवरऑल +1। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं कार्बन का, तो एक्स फैक्टर जो हुआ, एक ही कार्बन है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इस कार्बन का 1 -1, तो 2 हो गया। तो इस ब्लू वाले लाइन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ इथेनॉल, ये इथेनॉल का जो इक्विवेलेंट वेट हो गया, ये है मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड बाय 2। अब लास्ट में चलते हैं रेड वाले कलर पे। देखिए, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप जानते हैं कि ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके, ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ है हम लोग का कि ये सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड ले जाएगा, जहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इस जगह +3 आ रहा है, और इस जगह इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया -1। अब अगर हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ऐसे चेंज कर रहे हैं, तो एक्स फैक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, एक्स फैक्टर 4 हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ इथेनॉल, सो ये है मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड बाय 4 हो गया। देखिए, एक ही कंपाउंड है, इथेनॉल है, और हर जगह ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रहा है। तो एसिड का हो गया, एसिड जो डिस्कस करना था ये कंप्लीट। नेक्स्ट बेस, सो ABCD फाइनल। नेक्स्ट पॉइंट, सब पे क्वेश्चन भी है आपको। नेक्स्ट ABCDE, equivalent weight for base, equivalent weight E, for base। उसी का उल्टा कर लेते हैं, बेसिसिटी की जगह एसिडिटी करते हैं। सो इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट, बेस है तो बेस के लिए हम लोग लिखते हैं एसिडिटी। सो इक्विवेलेंट वेट, number of basic OH group, so equivalent weight, molecular weight by X factor। सो जैसे एसिड था वैसे ही बेस है, सो चलिए लिख लेते हैं। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, सो ये है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1। OH NaOH एक बेसिक ग्रुप है, हो गया।
आसान सा ही इंग्लिश में। सो नेक्स्ट बताइए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो ये है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2। होगी नेक्स्ट। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। सो ये है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 3 OH, 3 OH। हो गया नेक्स्ट। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ टिन हाइड्रोक्साइड। तो ये है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 4। सिंपल। OH रिएक्शन में यूज करना हो तो रिएक्शन भी समझ लीजिए, वैसे ही है जैसे आपने एसिड का देखा है, वैसे ही एग्जैक्टली सेम। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई रिएक्शन है और आपका Mg और OH का होल ट्वाइस है और यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ द HCl है और रिएक्शन में प्रोडक्ट बना हुआ है MgCl2 एंड 2 वाटर। हो गया ऐसे। अब रिएक्शन में देखेंगे तो ये है एसिड, ये एसिड हो गया और एसिड है तो ये एक्ट करेगा बेस का, ये बेस है ना, बेस। और दोनों OH रिएक्ट कर रहा है, देखिए दोनों OH रिप्लेस हुआ Cl2 से, कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है। सो यहाँ पे एक्स फैक्टर जो हुआ वो 2 और इसमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये है मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। ठीक है, सिंपल। अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं इस रिएक्शन में, सोचिए देखिए, अब बताइए अगर मैंने यहाँ पे Mg और OH का होल ट्वाइस कर दिया और यहाँ पे मैंने रिएक्शन किया HCl और ये प्रोडक्ट जो बन गया वो है MgCl2, सॉरी MgOHCl, OH और Cl प्लस वाटर। तो बताइए इस रिएक्शन में जो OH, जो बेसिक OH ग्रुप है, जो रिप्लेसेबल OH ग्रुप है, वो ओनली 1। यहाँ दोनों ये है, देखिए ये एसिड का काम किया, ये एसिड है और ये बेस है, बट रिएक्शन कर रहा है कितना OH रिएक्शन किया, देखिए तो ये बेस में, इसमें एक्स फैक्टर जो हुआ ओनली 1। दोनों OH नहीं रिएक्शन कर रहा है, यहाँ एक OH रह गया, यहाँ दोनों OH रिएक्शन किया, यहाँ एक रह गया, एक रिएक्शन कर रहा है। तो जैसे एसिड पढ़ाया आपने, एग्जैक्टली सेम बेस। सो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg और OH का होल ट्वाइस जो हुआ वो है मॉलिक्यूलर वेट बाय 1। हो गया। ये बेस यही है, बेस सिंपल सा, ये सॉल्ट और आसान है, एटम ऐड करना है तो नेक्स्ट EF। So equivalent weight for salt. Salt. So इसका जो है लिखने का तरीका है equivalent weight. So molecular weight कर लेंगे ऊपर में, डिवाइड बाय, एक तरीका है टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटाइन या टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनाइन, ऐसे लिखेंगे टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटाइन, ऑन केटाइन या टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनाइन, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनाइन है, वो भी यही तरीका है, एक्स फैक्टर आप कर सकते हैं। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटाइन या टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनाइन, मैं समझा दूंगा आप।
नेक्स्ट, एक और तरीका है लिखने का, एक और मेथड है, वो भी यूज करेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाने में, उसका भी यूज करते हैं, जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। तो इसको लिखने का ये भी तरीका है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ केटाइन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनाइन। यह है इक्विवेलेंट वेट ऑफ केटाइन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनाइन। ये अब एग्जाम्पल चलिए प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। देखिए, जैसे सिंपल एग्जांपल आप मैं ले रहा हूँ NaCl। तो सबसे पहले आप इसको ब्रेक करेंगे, सोडियम प्लस Cl माइनस, किसी एक को पकड़ लेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट लिखना है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट इसका लिखा जाएगा, और टोटल चार्ज ऑन केटाइन, केटाइन पे 1 चार्ज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। तो इक्विवेलेंट वेट ले रहे हैं हम लोग किसका, NaCl का, तो मॉलिक्यूलर वेट भी लेना है NaCl का, और टोटल चार्ज ऑन केटाइन। जैसे फिर से समझेंगे, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि Na2SO4, तो सबसे पहले इस सॉल्ट है, सॉल्ट को स्प्लिट करना आना चाहिए। तो स्प्लिट करेंगे ऐसे, SO4 2 माइनस, कोई भी केटाइन ले लेंगे चाहे एनाइन ले लेंगे, कोई भी आप देख लीजिए, इस पर टोटल चार्ज ऑन केटाइन 2 चार्ज। एक केटाइन पे 1 है, बट टोटल केटाइन कितने हैं 2, या एनाइन ही ले लीजिए ना, एनाइन ले लीजिए, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनाइन 2 आ रहा है। तो इक्विवेलेंट वेट, इसका हमें इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया और डिवाइड बाई 2 हो गया, एकदम आसान सा। फिर से मान लीजिए मैं लिख रहा हूं Na3PO4, ये एक सॉल्ट है, सोडियम फॉस्फेट, आप जानते हैं ब्रेक करना, 3 मोल्स ऑफ सोडियम, और इधर लिखेंगे फॉस्फेट। तो ये है 3 मोल्स ऑफ द सोडियम ऐसे, और ये फॉस्फेट हो गया। ठीक, अब मुझे इक्विवेलेंट वेट लिखना है, तो इक्विवेलेंट वेट इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया और डिवाइड बाय टोटल चार्ज ऑन केटाइन या टोटल चार्ज ऑन एनाइन, तो m0/3 हो गया। नेक्स्ट, सो कोई भी, जैसे आप कैल्शियम आपका फॉस्फेट लेना हो, Ca का होल थ्राइस, PO4 का होल ट्वाइस, ऐसे ये सॉल्ट है। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ है 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम, और इसको ब्रेक करेंगे 2 मोल्स ऑफ फॉस्फेट ऐसे। सो टोटल चार्ज ऑन केटाइन जो है वो 6 पॉजिटिव, और टोटल चार्ज ऑन एनाइन देखेंगे तो ये 6 नेगेटिव हो गया। तो हमें अगर इसका इक्विवेलेंट वेट लेना है, तो इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड बाय 6। देखिए, टोटल चार्ज ऑन केटाइन या एनाइन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, मान लीजिए एल्युमिनियम सल्फेट लिखना हो आपको, 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम, फिक्स चार्ज है, +3 सल्फेट SO4 2 माइनस। तो आप चेक करिए, देखिए ऐसे, ऐसा देखिए, किसी पे भी चार्ज ले लीजिए, टोटल चार्ज ऑन केटाइन वो भी 6 है, एनाइन ले वो भी 6 है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट लिखना हो तो मोलिकुलर वेट ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट और डिवाइड बाय 6। नेक्स्ट,
SnCl4। सो ब्रेक कर लेंगे। Sn आप देख रहे हैं कि Sn+4 हो गया और 4Cl- हो गया, तो Sn इस तरह से देखिए। सो इक्विवेलेंट वेट इसका चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट 4। सॉल्ट का एकदम इजी, एकदम आसान सा। SnS2, तो ब्रेक करेंगे। Sn अगेन +4 और H2 का मतलब 2 सल्फाइड, ये 2 सल्फाइड ये होगा SnS2। इक्विवेलेंट वेट जो हो गया इसका, वो मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड बाय 4, टोटल चार्ज ऑन केटाइन या एनायन। कॉम्प्लेक्स के लिए भी बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट रहेगा वो भी बना सकते हैं, K4FeCN6 ले लीजिए। तो अगर ये K4 है और FeCN6 ऐसे, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो 4K+, ये है FeCN6, ये है 4- ऐसे, ठीक है। तो टोटल चार्ज ऑन केटाइन और टोटल चार्ज ऑन एनाइन, तो केटाइन पे टोटल चार्ज पॉजिटिव करेंगे 4 या यहाँ पे करेंगे 4। तो इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 4। हम लोग पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट वेट इसका K4FeCN6 का, मॉलिक्यूलर वेट भी उसी का लेना है आपको। नेक्स्ट कुछ मिक्स सॉल्ट भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि पोटास एलम, मोहर सॉल्ट। चलिए मोहर सॉल्ट ही लिख लेते हैं, जैसे मोहर सॉल्ट हो गया। फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस FeSO4, अमोनियम और 6 वाटर। तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा, तो इस सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट तो मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड बाय 4 कर लीजिएगा। मॉलिक्यूलर वेट में पूरा आएगा। अच्छा 4 कैसे, कई लोग बोलते हैं 4 के कैसे, तो आप देखिए ना, टोटल चार्ज ऑन केटाइन या टोटल चार्ज ऑन एनाइन कोई भी ले सकते हैं। तो आप केटाइन लेंगे तो केटाइन में इधर से आ जाएगा आयरन +2 और 2 अमोनियम, ऐसे ये है केटाइन। एनाइन लेना हो तो एक सल्फेट यहाँ, एक सल्फेट यहाँ, 2 सल्फेट है। ये तो वाटर है, वाटर को तो डिसोसिएट नहीं करेंगे ना हम लोग, ऐसे छोड़ देंगे, क्योंकि सॉल्ट का तो पार्ट यही है, आयन्स होना चाहिए। तो एनाइन पे भी चार्ज देखेंगे 4 नेगेटिव और 2 एंड 2 पॉजिटिव, 4 हो गया। सॉल्ट यही है, एकदम आसान सा। नेक्स्ट Fg, आयन के लिए पढ़ लेते हैं, एटम के लिए वो भी बहुत छोटा छोटा है। इक्विवेलेंट वेट फॉर आयन, सो इक्विवेलेंट वेट फॉर आयन, सो इक्विवेलेंट वेट ऊपर में आयनिक वेट कर लेंगे, आयन है तो आयनिक वेट डिवाइड बाय चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन। इक्विवेलेंट वेट जो है आयनिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, चार्ज ऑन आयन वो x, ये चार्ज ऑन आयन, आयन के ऊपर जो चार्ज है वो s। देखिए, सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम प्लस, सो आयनिक वेट डिवाइड बाय 1, चार्ज ऑन आयन, सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम प्लस प्लस, सो एटॉमिक वेट चार्ज ऑन आयन 2। कोई भी एनायन केटायन कोई भी ले सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट
एल्युमिनियम +3, आयनिक वेट डिवाइड बाई 3, चार्ज जो है वो 3। कोई भी आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ Sn+4, so ionic weight divided by 4। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव मैटर नहीं करता है, जैसे कि इक्विवेलेंट वेट फॉस्फेट आयन, सो इसका वेट, इसका आयनिक वेट डिवाइड बाय 3, वो नेगेटिव मैटर नहीं करता, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चाहिए सिर्फ। सल्फेट, so molecular weight divide by 2, so equivalent weight of chloride, so molecular weight divide by आयनिक वेट कह सकते हैं, आयनिक वेट वही क्लोरीन का जो है 35.5 होता है, वही चीज हो गया, बाई 1 हो गया एटम के लिए। H फॉर एटम, तो यहां लिखेंगे एटॉमिक वेट, और डिवाइड बाय वैलेंसी, सो एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी m0 बाय x, ये हो गया। सो वैलेंसी बहुत सारे लोगों का फिक्स ही है, जैसे मैं यही सोडियम ले लिया तो सोडियम में यहाँ पे फिक्स वैलेंसी फिक्स है, कैल्शियम फिक्स वैलेंसी, एल्युमिनियम फिक्स वैलेंसी, टिन टिन वेरिएबल वैलेंसी है, टिन का फिक्स नहीं होता, तो टिन स्टैनिक होता है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ टिन उसके बाद लिखना पड़ेगा इन SnCl2, तो अब यहाँ पे पता चल रहा है कि इसका वैलेंसी 2 है, ऐसे ये, क्योंकि जो वेरिएबल रहेगा ना उसमें देना पड़ेगा, जैसे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन, मान लीजिए आयरन, अब ये लिखना गलत हो जाएगा कि क्या है आयरन, क्योंकि आयरन का तो वेरिएबल वैलेंसी होता है फेरस और फेरिक, तो लिखेगा पेपर में इन लिखेगा कि जैसे कि Fe2O3 में, तो यहाँ आयरन का वैलेंसी 3 है, तो यहाँ एटॉमिक वेट ऑफ आयरन डिवाइड बाय 3, तो जो फिक्स्ड है वो तो ठीक है, नहीं जो वेरिएबल है तो उसमें देगा पेपर में, जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ लेड, अब लेड वेरिएबल होता है इन Pb और Cl4, तो यहाँ वैलेंसी 4 हो गया, m0/4 कर लीजिएगा। वैसे ही इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एटम, जैसे कोई एटम है, मान लीजिए टिन है, मरकरी इन HgO, तो यहाँ पे एटॉमिक वेट और डिवाइड बाय वैलेंसी 2 हो गया। फिक्स है, जो लोग फिक्स हैं, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट में जानते हैं कि अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्युमिनियम, जिंक, सिल्वर फिक्स वैलेंसी है, तो वो डायरेक्ट कर लेंगे, वेरिएबल है तो देगा, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट देगा। हो गया इक्विवेलेंट वेट फाइनल, इक्विवेलेंट वेट कंप्लीट। ठीक है, अब हर टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, डिस्प्रपोर्शनेशन, एसिड, बेस, सॉल्ट, एटम, आयन, सब कंप्लीट। लेक्चर 1 आप फाइनल कर सकते हैं। लेक्चर 1 में जो क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्टिंग का लेक्चर, वो पूरा हो जाएगा, एक भी डाउट नहीं होगा अगर आप कॉपी शुरू से लेक्चर फॉलो कर रहे हैं तब। अब हम लोग को इसका अप्लीकेशन करना है, अप्लीकेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। सो नेक्स्ट लेक्चर में करें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन, और पहले एप्लीकेशन की कैसे यूज करना है और फिर क्या आता है एग्जाम में वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर।